दोस्तों, आज का दिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का दिन था जब गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सदस्यता को बरकरार रखा है, यानी कि उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। मगर इस फैसले को विवादित तो कहा ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई के समर्थन में सामने आई हैं और उन्होंने क्या कहा है, एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी राहुल से क्यों बौखलाई हुई है। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, क्योंकि बकौल राहुल गांधी मेरी सांसदी भी चली जाए तब भी मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या था जो बीजेपी की बौखलाहट की वजह बन रही है। सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। और आज जब अदालत का फैसला आया दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट यही थी। बीजेपी यही कांग्रेस से कह रही कि आप राहुल गांधी को बोलना क्यों नहीं सिखाते। भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती है कि भाई आरएसएस से उनके मन में इतनी नफरत क्यों है, ओबीसी का अपमान क्यों किया। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उनका हमला उन मोदी बंधुओं पर था जो भारत छोड़कर चले गए मोदी काल में। उनका हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ओबीसी को उसके साथ जोड़ दिया है। और आज कांग्रेस ने जज प्रचक के फैसले पर भी कई सवाल उठाए, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सुनिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है राहुल गांधी के बयानों पर। सुनते हैं। उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया था। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। आरएसएस पर हमला क्यों करते हैं, इन्हें बोलना क्यों नहीं सिखाया जाता। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह भाव जतलाने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, बेधड़क बोल देते हैं। मगर हकीकत यह है कि राहुल गांधी के न सिर्फ बोलों से, राहुल गांधी जब संसद में खड़े होकर आडवाणी की आलोचना करते हैं तब उनकी स्पीच को अलग अलग जगह से काट दिया जाता है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तब उनकी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाती है पहले दिन से ही। और इन्हीं पहलुओं पर आज उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई। उन्होंने राहुल को एक संदेश दिया। कहीं ना कहीं यह संदेश राहुल गांधी के लिए है कि इस मुश्किल घड़ी में तुम इस देश की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। क्या कहती हैं प्रियंका आपके स्क्रीन पर? समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। प्रियंका गांधी आगे क्या कहती हैं? श्री राहुल गांधी जी की इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल ना उठें, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को ना उठाए जाएं। अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है।
लेकिन सत्य, सत्याग्रह, जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। राहुल गांधी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। इसके लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथखंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। जय हिंद। दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के उसी बयान का जिक्र कर रही थी जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा। और मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने उभर कर आए हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। गौर कीजिए यहां पर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मेहुल भाई, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और वो बार बार उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनका सरनेम मोदी है मगर वो देश का पैसा लेकर बाहर भाग गए, जिन्हें अब तक मोदी सरकार नहीं ला पाई है। जोर कांग्रेस का दोस्तों इसी बात पर है। और मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो राहुल गांधी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कई मुद्दे उठाए जिस पर चर्चा करने की जरूरत है और मुझे लगता है ये मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा वो जरूर उठेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब इस मामले की जिरह चर्चा गुजरात हाईकोर्ट में हो रही थी तो लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही थी और फिर अचानक समर वेकेशन से ठीक पहले, ग्रीष्म अवकाश से ठीक पहले जज साहब ये कहते हैं कि मैं फैसला सुरक्षित रख लेता हूं। दोस्तों, 66 दिन गुजर जाते हैं। आज यही सवाल अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं कि हमें 66 दिन का इंतजार करना पड़ा। अगर इतना लंबा इंतजार ना करना पड़ता तो हम सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कांग्रेस जज प्रचक पर सवाल खड़े कर रही है कि आपने इतना लंबा वक्त क्यों ले लिया फैसला सुनाने में। और यही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कहते हैं कि जो मोदी सरनेम के बारे में उन्होंने टिप्पणी की वो उन लोगों के बारे में की जो देश का पैसा लेकर भाग गए थे और ऐसे में इसे 13 करोड़ के आंकड़े से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आज दोपहर मैंने अपने शो में भी किया था कि सावरकर कहां से आ गए, सावरकर का जिक्र क्यों कर रहे थे जज साहब। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि यह वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। दोस्तों, अब एक हफ्ते में यह मामला आ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत के सामने। आज सोशल मीडिया में ऐसी कई खबरें तैर रही हैं कि किस तरह से जज प्रचक जो हैं वो माया कोडनानी के वकील थे, या इससे पहले सूरत के सेशंस कोर्ट में जब यह मामला आया था तो वहां के जज जो हैं वो अमित शाह के वकील थे। ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं और मैं स्पष्ट कर दूं, जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूं तो मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि जज ने पक्षपाती फैसला किया, बिल्कुल नहीं। मगर यकीनन उनके कई पहलुओं पर सवाल उठ रहे हैं। मसलन जिस तरह से 66 दिन लगा दिए गए,
वो चाहते तो गर्मी की छुट्टियों से पहले फैसला सुना सकते थे, मगर 66 दिन गुजर गए और यही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। सावरकर का जिस वजह से जिक्र किया गया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सावरकर के मामले का इससे क्या लेना देना है? और जज साहब ऐसे कई मामलों का जिक्र कर रहे थे जिस पर कोई फैसला नहीं आया। बड़ा प्रश्न, अगर राहुल गांधी पर 10-12 केसेस चल रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से खत्म करने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक तौर पर, वैसे नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 सालों से निशाना साध रही है, जिसके छवि को इन्होंने पप्पू बना दिया, आपको क्या लगता है उस पर अगर कोई केस ना करे तब दिक्कत होगी? और राहुल गांधी पर केस किया जाना, यह पता चलता है इससे कि कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी से बीजेपी कितना नर्वस होती है। अब ऐसे में अगर उनके खिलाफ 10-12 केसेस इधर उधर चल रहे हैं तो जज साहब उसका जिक्र करके क्या राहुल गांधी के चरित्र पर हमला बोल रहे हैं? क्या उन्हें सीरियल ऑफेंडर बता रहे हैं? ऐसा क्यों? इसीलिए जज साहब के आज के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल एक बात तय है दोस्तों कि जिस तरह से मुद्दा उठाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का कद एक बार फिर ऊंचा कर दिया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करती और वो चुपचाप निकल जाती ना, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया ने तो राहुल गांधी की भारत यात्रा को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। बीजेपी के नेता जब भी टिप्पणी करते थे, अनर्गल टिप्पणी करते थे या झूठ बोलते थे, तभी जाके गोदी मीडिया दिखाता था और तभी उसकी चर्चा होती थी। मगर हर बार जब उसकी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया में, जब लोग राहुल गांधी को सुन रहे थे, तब वो समझ रहे थे कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या कहना चाहते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा पर अगर बीजेपी हमला ना बोलती तो वो इतनी बड़ी नहीं हो जाती। उसी तरह से अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी के भाषण को जगह जगह से नोच दिया गया लोकसभा के अंदर, अगर वो ना करती तो मामले की और चर्चा नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी का भाषण वायरल हो चुका था। और फिर इत्तेफाक देखिए, जैसे ही राहुल गांधी अडानी पर बयान देते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया होती है और मानहानि के केसेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और राहुल गांधी को सजा सुना दी जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो प्रार्थी थे, जो अपील करता थे, उन्होंने तो पहले केस वापस ले लिया था ना, और फिर जब जज बदला तो फिर मामले में एक्टिव हो गए। अडानी की स्पीच के बाद फिर मामले में एक्टिव हो गए। तो ये सवाल उठने लाजमी हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जितना हमला बोलेगी उनका कद उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मगर दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री इस कदर राहुल गांधी की मौजूदगी से हिले हुए हैं कि उन पर हमला करने का, उन्हें बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा। राजनीतिक लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, और इस मंच पे उसकी तमाम बारीकियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।